Assalamu alaikum. My name is Ghulam Akbar. I am first year MBBS student from King Edward Medical University लाहौर। ये मेरी एमडी कैट के लिए सेकंड अटैम्प्ट थी। मेरे एनएमडी कैट में मार्क्स 189 थे और मेरे नम्स में मार्क्स 137 थे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नम्स में भी और एमडी कैट दोनों में मेरा एग्रीगेट गया था, लेकिन मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को प्रेफर किया। मेरी मैट्रिक 2018 की है जिसमें मेरे 1052 मार्क्स थे। मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद मैंने एफएससी प्री मेडिकल में एडमिशन ले लिया। फर्स्ट ईयर में मेरे साथ बैड लक हुई और मेरे मार्क्स 443 है। उसके बाद सेकंड ईयर में तैयारी बड़ी अच्छी जा रही थी, लेकिन सेकंड ईयर के जब एग्ज़ाम होने लगे थे उससे 2-3 मंथ पहले कोरोना आ गया और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं हुए और फर्स्ट ईयर की बेस पे सेकंड ईयर के नंबर्स लगाए गए, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स बने 984, जो मुझे बड़े एवरेज मार्क्स लग रहे थे। इसके बाद स्टार अकेडमी जो थी वो ऑनलाइन सेशन ले रही थी, तो मैंने स्टार अकेडमी का ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर लिया क्योंकि कोरोना वाला ईयर था तो कोई भी फिजिकल सेशन नहीं ले रहा था। उसमें हमारा 3 मंथ ऑनलाइन सेशन रहा। उसके बाद जो हमारी अकेडमी थी स्टार अकेडमी पाकपतन, उन्होंने फिजिकल सेशन स्टार्ट कर दिया, तो मैंने फिजिकल सेशन वहाँ पे जाके ज्वाइन किया। लेकिन जो एमडी कैट था वो डिले से डिले होता जा रहा था, जिसकी वजह से एमडी कैट पे जो फोकस था थोड़ा सा वो कम हो गया। और जब हमारा 1 मंथ रहता था तो मैंने आर्मी मेडिकल कैडेट एएमसी का टेस्ट भी दिया हुआ था, तो उसकी इंटरव्यू की डेट भी आ गई, जो कि मेरे एमडी कैट के बिल्कुल साथ ही थी। तो मेरा फोकस थोड़ा सा और उस साइड पे डाइवर्ट हो गया, जिसकी वजह से जो एनएमडी कैट था उसकी तैयारी पर असर हुआ और मैंने जब एनएमडी कैट दिया तो मेरे उसमें मार्क्स आए 179, लेकिन मेरे एफएससी में मार्क्स कम थे, जिसकी वजह से जो मेरा मेरिट था वो 1% से रह गया, क्योंकि मेरा मेरिट 90.5 था और हमारा जो पंजाब का मेरिट था वो 91.5 था। इसके बाद मेरा एएमसी में भी इंटरव्यू तो हो गया, लेकिन इंटरव्यू पास ना हुआ, इधर से एमडी कैट ना हुआ, तो मैं एज़ अ फेलियर खुद को रिगार्ड करने लगा और सब लोग भी यही कहते थे कि मतलब फेलियर है, इससे ना एमडी कैट क्लियर हुआ है ना एएमसी क्लियर हुआ है। जो 9 मंथ थे मैंने जो रिपीट के, तो उसमें मैंने बायो की तैयारी की, क्योंकि मैंने बायो रिपीट पे लगानी थी, उसमें मेरे मार्क्स कम थे और साथ में मैंने थोड़ा बहुत एमडी कैट का पढ़ा। इसके बाद जब एमडी कैट होने से 3 मंथ पहले जो स्टार अकेडमी पाकबंधन थी, उन्होंने दोबारा फिजिकल सेशन स्टार्ट कर दिया। मेरा मेन कैंपस मैंने इसलिए ज्वाइन नहीं किया और सब कैंपस ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि यहाँ पे तादाद कम थी, जिसकी वजह से जो बच्चों पे फोकस होता है ना वो ज़्यादा होता है। इससे जब आप लोग अकेडमी कोई भी ज्वाइन करने लगें तो वो अकेडमी ज्वाइन करें जहाँ पे बच्चों की तादाद कम हो, उसके अलावा उनकी मैनेजमेंट अच्छी हो और टीचर्स अच्छे हों। इसका एक ये फ़ायदा होता है कि जो टीचर्स और स्टूडेंट के दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा होता है और आप लोग क्वेश्चनिंग भी ज़्यादा कर सकते हैं। और एमडी कैट तो नाम ही क्वेश्चनिंग है, जितनी आप क्वेश्चनिंग करेंगे उतनी ही आपकी एमडी कैट की तैयारी अच्छी होगी। इसलिए मैंने स्टार अकेडमी पाकपतन को ज्वाइन किया, क्योंकि उसमें तादाद कम थी और टीचर्स को मैं जानने वाला था और टीचर्स से एक साथ इंटरेक्शन थी। तो जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने रिपीटर्स का एक अलग ग्रुप बनाया हुआ था, एक अलग क्लास बनाई हुई थी। जब मैं उस क्लास में गया तो मैंने देखा कि मैंने तो अपने 9 मंथ वेस्ट किए, लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग थे रिपीटर्स, उनकी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। वो अपनी बुक्स पढ़ चुके थे, अपनी बुक्स पढ़ने के बाद वो फेडरल पढ़ चुके थे और उनमें से ज़्यादातर बच्चों ने अर्ली सेशन भी लिया हुआ था। तो मेरे लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था उनके साथ मैनेज करना, लेकिन फिर क्या था, करना तो था ही। मोटिवेशन था कि इंशाल्लाह इस बार खुद को प्रूव करके दिखाना है कि मैं कुछ हूँ और मैंने तैयारी करनी है। तो जो मेरा फर्स्ट ईयर था, जो मैंने पहला साल लगाया था एमडी कैड में, उसमें मैंने जो ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह थे और जितना वो मैंने लेक्चर्स वगैरह नोट किए हुए थे और मैंने स्टार अकेडमी की प्रैक्टिस बुक से उस वक़्त प्रैक्टिस की थी, क्योंकि मैंने स्टार अकेडमी जॉइन की। लेकिन जब दोबारा मैंने एमडी कैट किया तो मैंने ज़ाहिर-सी बात है फर्स्ट ईयर में स्टार अकेडमी की बुक्स तो प्रैक्टिस कर ली थी। तो मैंने जो किप्स अकेडमी की बुक्स थी उनको प्रेफ़र किया, क्योंकि किप्स अकेडमी की बुक्स का एक ये फ़ायदा था कि वहाँ पे टाइप ऑफ एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे सेम टाइप के एमसीक्यूज़ को बार-बार रिपीट नहीं करते, बल्कि डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज़ होते हैं। एक एमसीक्यू को आप कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हो वो बताया होता है। तो मैंने जो किप्स अकेडमी की थी प्रैक्टिस बुक्स, उसको प्रेफ़र किया और वहाँ से प्रैक्टिस की। सबसे पहले मैं लेक्चर लेता था। लेक्चर लेके हम लोग फ्री होते थे 1 बजे तक। फिर उसके बाद कोई 1 घंटा रेस्ट करना, खाना वगैरह खाना, उसके बाद मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी। तो तैयारी का तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आपने अपनी बुक को पढ़ना होता है। बुक के बाद आपके जो टीचर्स का आपने लेक्चर नोट किया, आपने उस लेक्चर को पढ़ना है। उस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपने जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे लेक्चर के, वो कोशिश करें कि आप अपनी बुक पे ही नोट कर लें। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप लोग दोबारा वही टॉपिक करने लगते हैं, तो आपको दोबारा रजिस्टर ढूँढ के वो पॉइंट्स नहीं देखने पड़ते, आप सिंपली बुक से रिवाइज़ कर लेते हैं। तो आपको जो रिवीजन का टाइम होता है, वो आपका बच जाता है और जो एमसीक्यूज़ आपके रॉन्ग हो रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो रहे हैं, आप ट्राई करें कि आप वही कॉन्सेप्ट जो हैं, वो अपनी बुक में नोट डाउन कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपका वहाँ से एमसीक्यूज़ रॉन्ग ना हो।
आपके जितने भी टेस्ट में एमसीक्यूज़ रॉन्ग होते हैं ना, जो आप अकेडमी में कर रहे होते हो, वो आपका फ़ायदा होता है। क्योंकि जो एमसीक्यूज़ रॉन्ग हो रहा होता है, वो आपको नहीं भूलता। जो आपका सही हुआ है, वो तो भूल सकता है, लेकिन जो गलत है, वो आपको नहीं भूल सकता। तो जितने भी एमसीक्यूज़ आपके रॉन्ग हो रहे हैं, तो आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, बल्कि उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा इस तरीके से मेरी एमडी कैट की तैयारी चलती रही। 3 मंथ कंप्लीट हो गए और जब एंड वाला मंथ रहता था, तो उसमें इश्यू स्टार्ट हो गए क्योंकि मेरा एमडी कैट जो था, वो एंड पे था। जिन बच्चों के पहले एमडी कट हो रहे थे, वो बता रहे थे कि काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। कुछ बता रहे थे कि उनका इश्यू आ रहा है कि स्किप करते हैं तो उसके मार्क्स नहीं लगते क्योंकि एमडी कट के काफ़ी ग्रेजुएशन में ऐड था, तो कोई ना कोई नज़र आ रहती थी। डेली किसी बच्चे का आया हुआ था कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरे मार्क्स कम आए हैं, मार्क्स अच्छे नहीं दे रहे, फलान-फलान, तो एक उसका अलग स्ट्रेस चल रहा था और मैंने उस वक़्त तक फेयरवेल अभी तक रीड नहीं की। और जितने भी मेरे साथ दोस्त हैं, उन्होंने रीड कर ली थी, तो वो एक अलग डिप्रेशन था कि मैंने अब फेयरवेल को भी रीड देना है। तो जब एंड वाले 20 डेज़ रह गए तो मेरी फेडरल करने वाली पड़ी थी। मैंने पीएमसी के टेस्ट भी सॉल्व नहीं किए थे और मेरी तैयारी जो थी वो भी कंपाइल करने वाली रहती थी। तो मैंने एंड वाले 20 डेज़ में से 10 डेज़ निकाले फेडरल के लिए क्योंकि फेडरल का काफ़ी पोर्शन आ रहा था। तो मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बायोलॉजी की फेडरल को सॉल्व किया और साथ बाकी जो अपनी तैयारी थी उसको कंपाइल किया और पीएमसी के मैंने कुछ टेस्ट भी सॉल्व किए क्योंकि जो पीएमसी के टेस्ट थे वो काफ़ी उसमें से एमसीक्यूज़ आ रहे थे और वो रिपीट हो रहे थे। तो मैंने जो पीएमसी के टेस्ट थे वो भी कुछ सॉल्व किए, लेकिन मैंने ज़्यादा सॉल्व नहीं किए थे, मेरे पास टाइम कम था और मैं अपनी ये सारी तैयारी कंपाइल करके चला गया। और जब एमडी कैट का डे था, तो वहाँ पे भी मेरे भी काफ़ी इश्यू आया आउट ऑफ सिलेबस का क्योंकि प्रोविज़नल एमडी कैट नहीं था, नेशनल एमडी कैट था। तो जितने भी सारे प्रोविंसेस की बुक से आ रहा था, कुछ एमसीक्यूज़ तो बड़े ही अजीब से आए हुए थे। लेकिन टेस्ट हो गया, अच्छा हो गया, लेकिन जब मार्क्स आए, तो मार्क्स एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं थे। लेकिन फिर उसके बाद दोबारा रिज़ल्ट रिव्यू होके आया और जो मेरे मार्क्स थे वो इंक्रीज़ हुए और 189 हो गए। और उसके कुछ दिनों बाद लिस्ट लगी और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी दाखिला हो गया और मेरा नब्ज़ में भी मेरा एग्रीगेट बन गया। लेकिन मैंने फिर किंग एडवर्ड को प्रेफ़र किया। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज़ के लिहाज़ से। सबसे पहले जनरल ओवरव्यू तो मैंने बताया ही है कि किसी बुक को पढ़ना है, सबसे पहले आपने अपनी बुक को पढ़ना है, फिर लेक्चर्स को पढ़ना है, फिर प्रैक्टिस बुक को पढ़ना है और फिर टाइम दोबारा बचे तो आपने अपनी बुक को पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले बायोलॉजी की। जो आपकी बायोलॉजी होती है, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके आ रहे होते हैं, वो आपके लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जो आपकी सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो आपका लिखा होता है और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो आपको तंग कर रहे होते हैं। क्योंकि रटा बेस्ड क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सब के ठीक हो जाते हैं, वो गलत आपके होने भी नहीं चाहिए। और आपके जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो कुछ बच्चों के रॉन्ग हो रहे होते हैं। उन्होंने डिसाइड करना होता है कि आपकी तैयारी कैसी है। जैसे आपका फर्स्ट ईयर के चैप्टर है, सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और फोर्थ चैप्टर दी सेल है। उसके अलावा 11th चैप्टर है, तो वो चैप्टर काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बन जाते हैं, तो उनमें से एमसीक्यूज़ रॉन्ग आने का चांस ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो सेकंड ईयर है, उसमें जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है और 1-2 चैप्टर और हैं जिनमें से एमसीक्यू काफ़ी रॉन्ग होते हैं। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो भी आपका बोर्ड है, आपने अपने बोर्ड की बुक पढ़नी है। लाइक मेरा पंजाब था तो मैंने सबसे पहले पंजाब की बुक पढ़ी और आप पंजाब से हैं तो आपने ट्राई करनी है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप फेडरल को रीड ज़रूर दे लें एक बार और जो भी आपके फेडरल के पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट बन रहे हैं वो नोट्स बना लें जैसे कि मैंने अपने नोट्स बनाए थे और मेरे लिए वो बड़ा हेल्पफुल रहा था क्योंकि एनुअल डेज़ में दोबारा फेडरल नहीं पढ़ सकता था तो मेरा वो 3-4 घंटे में सारा रिवाइज़ हो गया जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे। तो आपने फेडरल को रीड करना है। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता, आप रीड नहीं कर सकते, तो कुछ चैप्टर हैं जो आपने फेडरल से ज़रूर करने हैं। लाइक फर्स्ट टाइम में जो मैंने चैप्टर बताया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, द सेल, इसके अलावा डाइजेशन वाला चैप्टर है और सेकंड ईयर में जो आपका चैप्टर है रिप्रोडक्शन वाला। ये चैप्टर्स तो आपने मस्ट रीड देने हैं वहाँ से। बाकी इसके अलावा जितने चैप्टर्स हैं उनमें से थोड़ा बहुत होता है, वो आपके जो टीचर्स होते हैं आपको पढ़ा रहे होते हैं वो पहले ही बता देते हैं कि ये जो पोर्शन है फेडरल से है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के 3 मेजर पोर्शंस होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री जो आपकी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है उसको कहते हैं। इसके अलावा सेकंड ईयर की केमिस्ट्री 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक है उसमें से बड़ा माइनर पोर्शन आ रहा होता है, जो आपका मेजर पोर्शन होता है वो आपका ऑर्गेनिक होता है और वहाँ से ही एमसीक्यूज़ आपके रॉन्ग हो रहे होते हैं। तो आपने जो ऑर्गेनिक है इसको बहुत अच्छे से करना है, इसके सबसे पहले जो भी रिएक्शन वगैरह वो आपको आते हैं और जितने भी टेस्ट दिए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और टेस्ट में से कोई ना कोई एमसीक्यू ज़रूर आता है। उसके अलावा इनऑर्गेनिक जो है वो बड़ी ईज़ी है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है वो मोस्टली आपकी कॉन्सेप्चुअल है। जस्ट लाइक जिस तरीके से फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपका उसमें जो आपके मोल्स और लिमिटिंग रिएक्टेंट आ रहा होता है, वो आपको बड़ा ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स की आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी जितनी आप कर सकें। और बाकी भी केमिस्ट्री को कॉन्सेप्चुअल लेके चलना है और कुछ चैप्टर जो हैं आपके रीड करने वाले इन्फॉर्मेशन बेस्ड, उनको इन्फॉर्मेशन बेस के लिहाज से भी करना है। बात कर लेते हैं अब फिज़िक्स की।
जो आपकी फ़िज़िक्स होती है ना, फ़िज़िक्स मोस्टली आपकी जो आ रही होती है वो आपकी कॉन्सेप्ट बेस आ रही थी, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। जो फार्मूलाई वगैरह जितने भी इसमें दिए हुए हैं, आपको फार्मूलाई मेन फार्मूलाई आते हैं, और मेन फार्मूलाई से आपको आगे फार्मूले ड्राइव करने आते हैं। जिस तरीके से अब आपने पावर का फार्मूला पढ़ा होगा, पावर इज़ इक्वल टू W/T। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा याद करना स्टार्ट कर दें, पावर इज़ इक्वल टू mgh/T, पावर इज़ इक्वल टू 1/2 m²/T। ये आपको खुद पता होना चाहिए कि वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर भी, किनेटिक एनर्जी के बराबर भी, तो आप उसको खुद ड्राइव कर सकते हैं। तो जैसे आपको टीचर्स बता रहे होते हैं, वो फार्मूले बताने का मकसद ये होता है कि आप उन फार्मूलों को आगे ड्राइव करना सीखें। तो आपने अपने सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, उसके बाद अपने जो फार्मूलाई ड्राइव आप कर रहे होते हो, फार्मूलाई को ड्राइव करना सीखना है, खुद ड्राइव करना सीखना है। और न्यूमेरिकल्स में अगर आप वीक हैं, तो मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप जो स्टार अकेडमी की बुक्स है ना, उसमें उससे मैंने फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिस की थी, तो मेरे न्यूमेरिकल्स उससे बड़े अच्छे इंप्रूव हुए थे, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा दी हुई। बाकी अगर आप कॉन्सेप्ट्स वगैरह में वीक है, तो आप लेक्चर्स वगैरह अपने टीचर से लें, और जितनी क्वेश्चनिंग आप कर सकते हैं ना, उतनी क्वेश्चनिंग आप करें। यकीन माने मैंने बहुत क्वेश्चनिंग की है अपने टीचर से, फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी, और टीचर इस बात को प्रेज़ भी करते हैं कि आपने क्वेश्चनिंग करनी है। इस तरीके से आपके जो टीचर्स हैं, वो आप पे फोकस भी करते हैं। आगे आप बात कर लेते हैं हम इंग्लिश की। जो इंग्लिश है, लास्ट 2 ईयर से जब से हमारे पास पीएमसी आई है, तो इंग्लिश बड़ी ईज़ी आ रही है। लास्ट ईयर जो इंग्लिश आई थी, बहुत ही बेसिक इंग्लिश थी, सिंपली टेंसेस आए हुए थे। टेंसेस के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, अगर आपको बताऊँ कि इसमें से नाउन कौन सा है, इसमें से प्रोनाउन कौन सा है, वो तो अगर आपने इंग्लिश अच्छी पढ़ी है तो आपको आती होगी। अगर आपको नहीं भी आती तो आप अपने टीचर से पूछ लें। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं आती तो ये नहीं सोचना कि यार ये लेस इम्पोर्टेंट है तो उसके बारे में नहीं करते हैं। जो भी चीज़ आपको नहीं आती, अपने टीचर से आपने बिला झिझक पूछनी है, और वो आपको बताएँगे भी। और इस तरीके से आपने अपनी एमडी कैट की तैयारी करनी है। और बाकी जो वोकैब है, वोकैब का आपको टेक्स्ट पता होना चाहिए कि ये वर्ड है, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वर्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके 10-10 सिनोनिम याद करने स्टार्ट कर दें। आपने उसके 2-2 3-3 मेन सिनोनिम्स याद करने, जो आपके टीचर्स आपको बता देंगे। उसके अलावा आपको उसका कॉन्टेक्स्ट पता हो कि इसके मीनिंग क्या है उर्दू में, और ये किस तरीके से यूज़ हो सकता है कहाँ-कहाँ, ठीक है? ये आपको उस वोकैब के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपके सिलेबस में नहीं, फिर भी आपने इन 220 वर्ड्स को रीड करते जाना, जो उससे पिछले सिलेबस में थे। वो आपके लिए हेल्प आउट करते हैं। बाकी आपको टेंसेस आते हों अच्छे से, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों बायोलॉजी के बारे में, तो आपको हो जाता है। और एट द एंड मैं कहूँगा कि इसमें लक का बहुत बड़ा मैटर होता है। अपने पेरेंट्स से दुआएँ लें, अपने टीचर से दुआएँ लें, उनके जितने फरमाबरदार आप रहेंगे, उतने जितनी दुआएँ लेंगे, आपके लिए बड़ी हेल्प आउट होगी। उसके अलावा अगर आपको कोई मसला आ रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो नमाज़ पढ़ें, ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। आप में एक पंक्चुअलिटी भी रहेगी, और आप बड़े रिलैक्स रहेंगे थ्रू आउट द डे। क्योंकि 3 महीने एमडी कैट के लिए आप ऐसे कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, तो अपना एक मोटिवेशन डेवलप करें। जिस तरीके से मैंने अपना मोटिवेशन डेवलप किया हुआ था कि मैंने अपने आप को प्रूव करना है, और मैंने अपने पेरेंट्स ने जो मुझ पे इन्वेस्ट किया है ना, मैंने शो करना है कि उन्होंने, उनका ये फैसला गलत नहीं था। तो अपना एक मोटिवेशन सेट करें, और उस मोटिवेशन की बेस पे आपने अपनी तैयारी करनी है। कभी भी आप डाउन हो रहे हो, उस मोटिवेशन को पकड़ें, उससे मोटिवेशन लें, और मज़ीद आगे अपनी तैयारी करें। बाकी एमडी कैट को जितना हमने बताया होता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, फलाना-फलाना, इतना मसला नहीं है। अगर आप थोड़ा-सा अच्छा फ़ोकस देते हैं इस पे, तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगर कि आपके मार्क्स एफएससी में अच्छे नहीं हैं, कोई इश्यू नहीं है। अपने जो एफएससी के मार्क्स का जो आप बदला निकाल सकते हो, आप एमडी कैट में निकाल सकते हैं। एमडी कैट में अच्छी तैयारी करके। तो एमडी कैट में अच्छी तैयारी करें। अब आपके एग्ज़ाम्स तो होप्स हो चुके हैं, तो अकेडमी की सिलेक्शन में इस बात को ज़रूर याद रखें कि वो अकेडमी जॉइन करें जहाँ पे तादाद कम हो, टीचर से आपका इंटरेक्शन ज़्यादा हो, और जितनी क्वेश्चनिंग आप कर सकें, आपने क्वेश्चनिंग करें। इस तरीके से इंशाल्लाह आपकी एमडी कैट की अच्छी तैयारी होगी। बाकी अगर आपका कोई इश्यू हो, आपको कोई इश्यू फेस आ रहा, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में भी